Hello, good morning. Welcome to Sarit classes. Now we are going to start our next lecture. The name of that lecture is isostasy. It's a very important lecture because now we are going to understand कि जो आपके पहाड़ है, जो प्लेट है, वो अपनी जगह पे क्यों नहीं रुकती, यहाँ पे अर्थक्वेक के पीछे का रीज़न क्या है. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द जियोमॉर्फो इज आइसोस्टेसी. ठीक है, क्या है आइसोस्टेसी. एक मिनट रुक जाइए. स्टेसी. ठीक है, अब देखिए जो ये शब्द है आइसोस्टेसी, इसको समझना बहुत ज़रूरी है. अब देखिए जो आइसोस्टेसी शब्द है इसका मतलब क्या है, इसके लिए मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ किसके ऊपर. हाँ, मैं गायब हो गया. चलिए मैं यहाँ पे आता हूँ साइड में. एक बार आप आइसोस्टेसी शब्द है इसका मतलब देख लीजिए. ये कौन सा है जो शब्द है आइसोस्टेसी, ये एक आपका ग्रीक वर्ड है. ठीक है, जिसमें स्टेसिस का मतलब है स्टैंड स्टिल. ठीक है, आइसो का मतलब इक्वल. ठीक है, यहाँ पे आप बस इतना यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद हम यहाँ पे बोर्ड के ऊपर इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं. अब देखिए यहाँ पे आइसो का मतलब आप अगर दूसरे यहाँ पे निकालेंगे, आइसो का मतलब होता है सेम. सेम का मतलब क्या होता है, अभी आपने देखा ना, जो आइसो का मतलब इक्वल. सेम मतलब कि जो कंडीशन पहले थी वही अब है. ठीक है, कंडीशन मतलब यहाँ पे स्टेट मान लीजिए, जो स्टेसी है उसको क्या बोलते हैं, स्टेट. अब अगर जब इसका पूरा एक इन्फ्रेंस निकालते हैं इन दोनों शब्दों का, जो मॉर्फोलॉजी के टर्म में, ये क्या होता है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ एनी लैंड फॉर्म. यानी कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है किसी भी लैंड फॉर्म का. ठीक है, अब ये लैंड फॉर्म का स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ये है क्या, इसको समझे थोड़ा सा. देखिए इसको थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे इलेबोरेट करते हैं, ये मान के चलिए एक क्या है आपका, मैं ओशन ले लूँ. ठीक है, उस ओशन के अंदर क्या है, ये एक आपका माउंटेन है. ठीक है, और इस माउंटेन के क्या है, नीचे कुछ गहराई तक क्या जा रही है, रूट्स भी जा रही हैं. ठीक है, रूट मतलब इसकी जड़ें नीचे तक, पेड़ों वाली जड़ें नहीं. ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे ये रूट का मतलब क्या होता है. अब हुआ क्या, यहाँ पे क्या मैं करता हूँ, एक लेवल डिसाइड कर देता हूँ. ये हो गया इसका अपर पार्ट और ये हो गया लोअर पार्ट. इसका जो अपर पार्ट है, लेट मी जस्ट टेक एन एग्जाम्पल 10 किलोमीटर का. ठीक है, और ये जो लोअर पार्ट है इसका कितना है, ये भी 10 किलोमीटर का है. यानी क्या हो रखा है, जो ऊपर वजन है उसको बैलेंस आउट किया गया. यानी कि जो ऊपर जो इसके वेट है उसको बैलेंस आउट किया है. जो नीचे का जो पार्ट है सबमर्ज है. ठीक है, जो नीचे वाला पार्ट है सबमर्ज है, उसने क्या बैलेंस आउट किया. लेकिन अब क्या आता है, ग्लेशिएशन पीरियड आता है. ठीक है, ग्लेशिएशन पीरियड की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, आइस का एक बहुत ही बड़ा ब्लॉक इसके ऊपर आके जम जाता है. ठीक है, एक आइस का बहुत बड़ा ब्लॉक जम जाता है. अब क्या हुआ, यहाँ पे तो क्या हो गया, आपका जो वेट है वो इंक्रीज हो गया. कितना, दुगना इंक्रीज हो गया. अब क्या करें भाई, इस वेट को कंपनसेट करने के लिए कुछ हिस्सा नीचे की तरफ चला जाएगा. अब इसकी मूवमेंट क्या होगी, डाउनवर्ड की तरफ, क्योंकि ये क्या मेंटेन करेगा, अपना इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन करेगा. तो जो पहले 10 किलोमीटर था ना ऊपर, वो अब रह जाएगा कितना, 8 किलोमीटर. और जो पहले 10 था नीचे, वो हो जाएगा आपका 12 किलोमीटर. ठीक है, तो अब क्या हुआ, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम वजन के अकॉर्डिंग अगर ये 8 किलोमीटर है, इसका वजन इक्वल है नीचे जो 12 किलोमीटर की जो डेप्थ है उसके इक्वलेंट रहेगा ये. ठीक है, अब हुआ क्या, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ऊपर की जो प्लेट है, ये मतलब जो आइस कैप है वो मेल्ट डाउन होगा. अब क्या होगा, ये जो पूरी जो लेयर है ना शेक होगी. किस लिए शेक होगी, अब ये तो नीचे ज़्यादा वजन हो गया, ऊपर कम हो गया. अब ये मूव करेगा अपवर्ड की तरफ. तो यहाँ पे इसके पास, यहाँ पे जो मटेरियल आके जमा हुआ था ना, जो मटेरियल आके जमा हुआ था वो क्या होगा, डिस्प्लेस होगा. क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, जिसकी वजह से क्या जन्म लेगा, अर्थक्वेक. ठीक है, क्या जन्म लेगा, अर्थक्वेक आपको दिखाई देंगे. ठीक है, दिखाई तो नहीं देते, वैसे महसूस होते हैं. अर्थक्वेक हो गए, वॉल्केनोज आपको जरूर दिखाई देंगे. ठीक है, तो यानी कि आपको इस एक डायग्राम से क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं, जब भी ग्लेशिएशन होता है जमीन नीचे जाती है. यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट को मेंटेन करने के लिए जो पीस ऑफ लैंड है सबमर्ज होता है. और जैसे ही आपका ग्लेशिएशन खत्म होता है, वो क्या होता है, जो नीचे सबमर्ज पार्ट है, जैसे 12 किलोमीटर के पास जो 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा आ गया था, ये क्या होगा, ऊपर आएगा. इस प्रोसेस में क्या होता है, आपका अर्थक्वेक और वॉल्केनो बहुत ज़्यादा आपके आएंगे. और ये किस तरीके की फोर्सेज हैं, ये है आपकी एंडोजेनेटिक. कैसी है आपकी, एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं. और ये एंडोजेनेटिक फोर्सेस के अंदर भी कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, कैटास्ट्रॉफिक.
ठीक है। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है सडन आपकी ये फोर्सेस हैं जिसकी वजह से ये पीस ऑफ लैंड ऊपर की तरफ आया है। आइसोस्टेसी का मतलब क्या है? सेम स्टेट। इसका मतलब है इक्विलिब्रियम, जो स्टेट है ना लैंडफॉर्म की, वो मेंटेन करके रखना। इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है? डायग्राम के माध्यम से आपको यहाँ पे समझाया। अगर ये स्टेट चेंज होती है तो क्या देखने को मिलेंगे आपको लैंडफॉर्म के अंदर? अर्थक्वेक और वॉल्केनो। किसका पार्ट है ये? एंडोजेनेटिक फोर्सेस का पार्ट है। और किस टाइप की फोर्सेज है ये? कैटास्ट्रॉफिक। बताइए ये छोटा सा अभी तक आपको इंट्रोडक्शन करवाया है आइसोस्टेसी का। ये पॉइंट आपको समझ में आया? 5 मिनट लग गए। अब देखिए आगे की पढ़ाई करने से पहले आपको मैं कुछ एक चीज़ें ना यहाँ पे क्लैरिफाई कर देता हूँ कि हमारी तरफ से दोबारा से मैं बता रहा हूँ। वैसे तो हमने अपने पहले लेक्चर में ही मैंने आपको चीज़ें क्लियर कर दी थी। देखिए मैं दोबारा फिर से क्लियर कर रहा हूँ, हमारी तरफ से क्या नहीं मिलने वाले आपको? नोट्स नहीं मिलने वाले। क्योंकि देखिए जो नोट्स है ना वो मैं ऑलरेडी अपने पेड स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर चुका हूँ। अगर मैं भी आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा तो होगा क्या? पेड स्टूडेंट को थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि भाई हमने पैसे दिए और अपने जो भी यहाँ पे सर्विसेज, मतलब जो यहाँ पे हमने स्टडी की उसके लिए हमने पेमेंट किया है, और यहाँ पे मैं सारी चीज़ें वही फ्री में नहीं दे सकता ना। यहाँ पे जो मेरे पास नॉलेज है, जो मेरे पढ़ाने का तरीका है, मैं आपको वो दे सकता हूँ। ठीक है, जो अभी मैं आपको दे रहा हूँ किताब में से जो जो चीज़ें आपको पढ़नी है वो मैं आपको समझा पा रहा हूँ। और देखिए नोट्स तो क्या होता है, आप मुझे खुद बताइए। आप अपने फ़ोन को ना स्क्रॉल कीजिए, जो आपके फाइल मैनेजर उसके अंदर कितने ज़्यादा पीडीएफ भरे पड़े, कितने ज़्यादा नोट्स हैं, उनमें से कितने नोट्स आपने पढ़े हैं मुझे ये बताइए। आज तक कोई आपने नोट्स पूरा पढ़ा है? करंट अफेयर आप सुबह की सुबह डेली देखते होंगे, क्या आपने उन करंट अफेयर को दोबारा रिवाइज किया है रात को सोने से पहले? अरे बाबा नहीं करते। 100 में से 90% बच्चे नहीं करते। इसकी वजह से क्या होता है? सर पेपर बहुत टफ आता है, पता नहीं कहाँ से आ जाता है। अरे बेटा आता वहीं से जहाँ से सारे पढ़ते हैं। तो हमने आपको क्या दिया है? LMS प्रोवाइड किया है। आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके एक बार विजिट तो कीजिए, www.saritclasses.com। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है, आप एक बार इसके ऊपर जाके विजिट कीजिए। वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? हमारा जो ज्योग्राफी ऑप्शनल का कोर्स हमने स्टार्ट किया है वहाँ पे दिखेगा। अरे फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके ऊपर जाकर सिर्फ एनरोल कर लीजिए। सारी वीडियोस वहाँ पे हमने ऑनलाइन करी हुई हैं। और जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ता जाएगा ना, मुझे समय मिलता जाएगा, उसके अंदर मैं कुछ क्वेश्चंस भी डालते जाऊँगा ताकि आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर पाएँ अपनी। ठीक है, और वहाँ पे आपको अपनी जो बोलते हैं ना कि पढ़ाई उसको ट्रैक कर पाएंगे। तो आप जाके वहाँ पे एनरोल कीजिए, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप जिनका एक कमेंट आया था यहाँ पे, जो मेरी लास्ट वीडियो थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की, उसके नीचे उन्होंने मेंशन किया प्लीज़ प्रोवाइड नोट। यह आंसर उनके लिए है कि नोट्स आपको नहीं मिलेंगे। आप जाइए LMS में पढ़िए, उसके अंदर आपको बहुत सी चीज़ें हमने प्रोवाइड किया, आगे उसके अंदर ही अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए जो चीज़ें मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये कुछ समय के लिए ही आपको फ्री में दी जा रही है यूट्यूब के ऊपर। उसके बाद ये सारी चीज़ें हटा दी जाएंगी, क्योंकि ये फिर पेड कंटेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। पूरा पहले फ्री दिया जाएगा। मैं दोबारा क्लियरिफाई कर रहा हूँ, पूरा आपको पहले फ्री में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जो सिंसियर बच्चे होंगे, जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ होगा यूट्यूब पे, उनके लिए हम फ्री रखेंगे। वो आगे का क्या प्रोसीजर रहेगा वो मैं आपको बताते रहूँगा जैसे जैसे हमारा जो कोर्स है आगे चलेगा। ठीक है, बताइए अब किसी का कोई डाउट कि क्या नोट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? ठीक है, आई थिंक आगे कोई भी इस तरीके का डाउट नहीं होगा। आप जाएं LMS के ऊपर पढ़िए, जो भी आपके सवाल है वहाँ पे हमने क्वेश्चन आंसर का भी एक सेक्शन आपके लिए रखा है। मान लीजिए कोई आपने टॉपिक पढ़ा, उसके अंदर आपके दिमाग में कोई सवाल आया, आप पूछ लीजिए। जब नया जो यहाँ पे मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि ये ऐसा ऐसा आपको जो सवाल है उसका इसका सोल्यूशन कुछ इस तरीके से रहेगा। अगर पॉसिबल रहा तो मैं वहीं पे ही टाइप करके बता दूंगा। अगर जो सवाल है लगा कि भाई सभी को पता होना चाहिए कि अच्छा सवाल है, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी। तो हमने कुछ इस तरीके से क्या किया, प्लान किया है। क्योंकि जो आपको मैंने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम दिया ना, इसके ऊपर बहुत खर्चा आया बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका आप यूटिलाइज़ कीजिए। अभी तो क्या है कि जहाँ तक हमारा प्लान है, इस साल हम इसको फ्री रखेंगे, उसके बाद देखते हैं कि इसका क्या करना है LMS का। ठीक है, क्लियर? माफ़ी चाहूँगा, बीच में आइसोस्टेसी का टॉपिक करते करते बीच में ये पॉइंट एकदम से मेरे दिमाग में आ गया। मेरे को करना तो वैसे चाहिए था ये स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस। चलिए कोई बात नहीं, ये आपके ही द्वारा आए गए कुछ सजेशंस और कमेंट की वजह से मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। चले अब अपने जो आइसोस्टेसी है उसके अंदर गहराई में गोता लगाएं। क्लियर? शब्द समझ में आ गया? अब देखिए जो आइसोस्टेसी है, ये शब्द आया कहाँ से, ये कंसेप्ट आया कहाँ से, इसके पीछे का रीजन जानते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले रीजन जानते हैं। ये रीजन स्टार्ट होता है 1735 से, 1735 से ये रीजन स्टार्ट होता है। किसकी वजह से? 1735 यानी कि 1735।
पेरियार वॉगर की तरफ से एक कंसेप्ट आगे दिया गया था। वो क्या करना चाह रहे थे, जो आपके एंडीज माउंटेन है ना, वो उनके ग्रेविटेशनल पुल को स्टडी करना चाह रहे थे। क्या करना चाह रहे थे? ग्रेविटेशनल पुल को स्टडी करना चाह रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या देखा, जब वो ग्रेविटेशनल पुल की स्टडी कर रहे हैं, अच्छा मेरे यहाँ पे लाइन ऊपर जा रही है, टेक ऑफ कर रही है, अरे भाई हमारे लोगों का मतलब यही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब 1735 में ग्रेविटेशनल पुल की स्टडी कर रहे थे तो उनको क्या मिला, कुछ यहाँ पे डिस्क्रपेंसी देखने को मिली। डिस्क्रपेंसी और एनामोली का मतलब ये होता है जैसा आप उम्मीद करते हैं वैसा ना होना, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए अगर आपको ये मैथमेटिक्स में समझाया गया 2 + 2 = होता है 4, लेकिन जब रियल लाइफ में आप अप्लाई करने की करते हैं तो 2 + 2 कभी कभी क्या हो जाता है, 2 रहता है, कभी कभी 0 भी हो जाता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो जब एक्चुअल जो उनकी थ्योरी थी उसका यूज करते हुए यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल को निकालने की कोशिश की तो क्या आया, डिस्क्रपेंसी आई। तो वहां से ये क्या आया, एक थॉट प्रोसेस आया कि ऐसा क्यों, ठीक है, क्या आया, थॉट प्रोसेस आया, ऐसा क्यों। अब देखिए ये कब की बात है, 1735 की। अब जो नेक्स्ट डेवलपमेंट होगी ना वो कब की होगी, अरे क्या लिख दिया ये, 1859 है, ठीक है। 1859 में क्या होगी, अगली डेवलपमेंट आपको मेजर डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, और वो है डटन साहब के थ्रू से, ठीक है। साहब रिस्पेक्ट आ जाती है कभी कभी, ठीक है। डटन जी ने क्या दिया था जी, एक और वर्ड आ गया, होना चाहिए भाई आपकी, बोलते हैं ना कि जो वोकैबुलरी होती है, आपका जो लहजा होता है उसके अंदर थोड़ी सी आनी चाहिए इस तरीके की सॉफ्टनेस, ठीक है। एक IAS ऑफिसर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है। देखिए डटन ने 1879 के अंदर क्या बोला था कि जो आपकी प्लेट है, मतलब आपकी प्लेट नहीं, मतलब जो अर्थ के ऊपर जो प्लेट है वो फ्लोट कर रही है, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, लाइटर प्लेट, ये फ्लोट कर रही है किसके ऊपर, डेंसर प्लेट के ऊपर, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे सबमर्जेंस है, ठीक है, जो यहाँ पे सबमर्जेंस है किसका, जो लाइटर प्लेट का, वो सर्टेन लेवल तक है, उसके बाद वो सबमर्ज नहीं होते, अप टू सर्टेन लेवल। ये क्या होती है, जो प्लेट अपने जो डेंसिटी है, जो ऊपर इनकी डेंसिटी है, इनको बैलेंस आउट करने के लिए कुछ लेवल तक क्या होती है, नीचे सबमर्ज होती हैं। उसके बाद चाहे उनके कितनी मर्जी डेंसिटी क्यों ना हो, वो एक लेवल के बाद सबमर्ज नहीं होती। इसी लेवल को क्या बोल दिया गया, लेवल ऑफ कंपनसेशन, लेवल ऑफ कंपनसेशन, ठीक है। अब ये लेवल ऑफ कंपनसेशन क्या है, दोबारा से देखिए सिंपल से लैंग्वेज में। अब ये डस्टर है, ठीक है, अब ये डस्टर है और ये पेज है, ठीक है, ये डस्टर है और ये पेज है। अगर मैं इसके ऊपर क्या रखूँ, ये डस्टर रखूँ, देख रहे हो ना नीचे क्या होता जा रहा है, सबमर्ज होता जा रहा है, लेकिन एक पॉइंट के बाद ये सबमर्ज नहीं होगा इसके नीचे, ठीक है। ये प्लेट में लेके चल रहा हूँ डेंसर, और ये है आपकी लाइटर प्लेट, ये इसके बाद क्या नहीं हो रहा, सबमर्ज नहीं हो रहा। ना सिर्फ ये, अगर मैं यहाँ पे मार्कर लूँ अलग से, वो भी इस लेवल के बाद क्या होगा, सबमर्ज नहीं होगा। तो जहाँ पे कोई भी लाइन या फिर कोई भी जो मटेरियल नीचे सबमर्ज नहीं होता, उस लाइन का क्या नाम दिया, लेवल ऑफ कंपनसेशन दिया। और यहीं से कौन सा शब्द जन्म लेता है, आइसोस्टेसी। कौन सा शब्द जन्म लेता है, आइसोस्टेसी, यहाँ से शब्द आपका ओरिजिनेट होता है। यानी कि ये सबसे पहली बार शब्द किसके द्वारा यूज किया गया था, डटन के थ्रू 1859 के अंदर आइसोस्टेसी शब्द का यूज किया गया था। और इसी थ्योरी का जब यहाँ पे बोलते हैं कि पब्लिकेशन किया गया था, उसी वक्त इंडिया के अंदर एक और पर्सन थे जो कि ब्रिटिश के जो ब्रिटेन है उनकी तरफ से क्या लगाया गया था, यहाँ पे सर्वे करने के लिए उनको अपॉइंट किया गया था। उनका नाम था एवरेस्ट, ठीक है, सर जॉर्ज एवरेस्ट था उनका पूरा नाम। उनको क्या किया गया था कि भाई आप सर्वे कीजिए कि जो ग्रेविटेशनल पुल है किसका, हिमालय का, क्या उसका कोई इम्पैक्ट है यहाँ पे रहने वाले लोगों के ऊपर। क्योंकि उस वक्त जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे। किस वजह से, यहाँ पे हम कौन से साल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1859 की, और इससे कुछ समय पहले क्या हुई है 1857, और इसको दबाते दबाते उनको 1.5 साल लग गए थे, किनको, ब्रिटिशर्स को। अब वो जानना चाहते थे भैया हिमालय की वजह से तो इंडिया के लोगों में इतनी ताकत तो नहीं आ गई है। तो अब यहाँ पे काम सौंपा गया किसको, एवरेस्ट को। एवरेस्ट जी चलिए आप चढ़ाई कीजिए एवरेस्ट।
अरे भाई एवरेस्ट ने खोजा था उस माउंटेन को, तो इनके जो बोलते हैं ना कि खोज को प्रोत्साहित करने के लिए नाम दिया गया था उस माउंटेन का, जो कि वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, कौन सा साल है? 1859। इन्होंने प्रैट के साथ मिलके क्या किए, एक स्टडी को डेवलप किया। इन्होंने प्रैट के साथ मिलके एक स्टडी को डेवलप किया और इन्होंने क्या पाया कि जो डिफ्लेक्शन है किसका, प्लम बॉब का, ठीक है, प्लम बॉब का डिफ्लेक्शन क्या है, बहुत ही कम है। ये क्या लिख दिया, भोग बॉब, ठीक है, प्लम बॉब का जो डिफ्लेक्शन है बहुत कम है। अब ये एक्चुअली क्या है जो मैंने अभी बोला है ना, इसको मैं समझाता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। इन्होंने दो लोकेशन ली थी, ये माउंटेन हो गया, ठीक है, यानी कि माउंट एवरेस्ट, एक ये लोकेशन है, यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से मार्किंग कर रहा हूँ, और एक ये लोकेशन ली है, ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दी। चलो मैं यहाँ पे सर्कुलर मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। ये है आपका कल्याण, ठीक है, ये है आपका कल्याण और ये है आपका कल्याणपुर, ठीक है, ये है कल्याणपुर। अब आपको डायग्राम में क्या दिख रही है, दोनों बहुत पास पास है, इनके बीच में 603 किलोमीटर का गैप है। कितना? 603 किलोमीटर का गैप है। अब यहाँ पे जब प्लम बॉब की क्या पाई, जो डिफ्लेक्शन है उसको फाइंड आउट किया गया, तो बहुत ही हैरान कर देने वाला क्या आया आपको कंक्लूजन, मतलब जो मैथमेटिकल डेरिवेशन लगाई गई थी ना, उसके बाद जो वैल्यूज आई वो बहुत ही चकरा देने वाली थी, ठीक है। अब वो वैल्यू थी क्या, उससे पहले कुछ और जानना हमें जरूरी है। किन के बारे में? यहाँ पे पेरियार के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पेरियार ने क्या किया था, जो एंडीज पर्वत थे ना, उनके अंदर कितनी डिफ्लेक्शन आती है प्लम बॉब की, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश की। अब आपके दिमाग में पहले प्लम बॉब ही घुस गया कि भैया एक्चुअली क्या बला है प्लम बॉब। अरे आपने मिस्त्री को कभी घर बनाते देखा है? नहीं देखा तो आज देख लीजिए। मैं क्या बन गया, अब थोड़ी देर के लिए मिस्त्री बन गया हूँ। मुझे अब ये बोर्ड क्या करना है, सीधा करना है। मैं कैसे करूँगा? इंची टेप लेके। अरे भाई मैं हर मिनट बाद इंची टेप थोड़ी ना लेके घूमता रहूँगा। अब मुझे ये बोर्ड सीधा करना है तो मैं क्या करूँगा, एक ऐसा ना इंस्ट्रूमेंट आता है, ठीक है, उसमें एक धागा होता है, ये मान के चलिए दीवार है, और इस तरीके से वो इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें से धागा ऐसे लटका होता है और नीचे एक लट्टू टाइप में ना आपने देखा होगा, ठीक है। मिस्त्री क्या करता है, ऐसे टिकाएगा उसको और नीचे करके देखेगा धागे को, क्या ये प्लम बॉब अट्रैक्ट हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर दीवार के टच हो रहा है तो वो ईंट को अंदर कर देगा, ठीक है। अगर वो दीवार से बाहर जा रहा है तो वो उस हिसाब से क्या करेगा, एडजस्टमेंट करेगा ताकि दीवार क्या रहे, सीधी रहे। तो मैं एज ए मिस्त्री अपनी इस नॉलेज का यूज करके क्या करूंगा, इस बोर्ड को एकदम सपाट सीधा इस दीवार पे लगाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मैं बन गया था थोड़ी देर के लिए मिस्त्री, प्लम बॉब आपको समझाने के लिए। तो अब इसी का यूज करके इसके अंदर एस्ट्रोनॉमिकल क्या वैल्यूज का यूज किया है, इतनी गहराई में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे ना कुछ क्या मिला, गड़बड़ मिली, ठीक है। कितने का वेरिएशन मिला, 2.36 सेकंड्स का यहाँ पे डिफ्लेक्शन देखने को मिला। अब ये क्या वैल्यू है हमें इतनी गहराई में नहीं जाना, ठीक है। तो ये था यहाँ पे एंडीज की जब यहाँ पे क्या की गई थी स्टडी। अब इसी चीज को कौन देखना चाहते थे, एवरेस्ट देखना चाहते थे, ठीक है। अब वो क्या देखना चाह रहे थे कि भाई ये जो प्लेन है, लेट मी जस्ट टेक एन एज एन एग्जांपल, कि ये 8 किलोमीटर ऊंचा है, किससे, जो ओशन का जो लेवल है ना उससे ये 8 किलोमीटर ऊंचा है। एक बार मैं दोबारा से रिकॉल करता हूँ। 1 किलोमीटर इसकी हाइट है, मैं ये जो प्लेन है ना इसकी मैं लेके चल रहा हूँ 1 किलोमीटर हाइट, ठीक है। और जो ये आपका माउंट एवरेस्ट है ये कितना ऊंचा है, 8.8 किलोमीटर। अब अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ, ठीक है, किसके अंदर, प्लेन वर्सेस माउंटेन के बीच में कितने का गैप आ गया, 1 वर्सेस 8.8, यानी कि 8 गुना का फर्क है। कितना, 8 गुना का फर्क है। लेकिन जब यहाँ पे वैल्यूज फाइंड आउट की ना, सबके सिर चकरा गए, भाई ऐसा क्यों। यहाँ पे 27 के अप्रॉक्स वैल्यू आई और यहाँ पे कितनी आई, 11 के अप्रॉक्स कुछ वैल्यू आई। जब कैंसिल आउट किया गया 15 यहाँ पे वैल्यू मिलती है, ठीक है। 15 क्या है, कुछ सेकंड्स हैं ये, ठीक है। एग्जैक्ट फिगर में मैं भी नहीं जा रहा हूँ। अब ये देखिए, माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8.8, एंडीज की हाइट कितनी है, अराउंड 6 किलोमीटर के आसपास हाइट है एंडीज की। तो हिसाब से सिर्फ 2 किलोमीटर का गैप है, और यहाँ पे कितने का, ये 5 है और ये 15 है, कितने का, सिर्फ 3 गुना का गैप आया, ठीक है। 3 गुना का गैप आया प्लेन से माउंटेन के बीच में प्लम बॉब के डिफ्लेक्शन का। अब यहाँ पे ना सिर चकरा गया, किस किस का, सर जॉर्ज एवरेस्ट का और प्रैट का। ये स्टडी प्रैट और एवरेस्ट ने दोनों ने मिलके की थी, ठीक है।
अब वो ये जानना चाहते थे भाई ऐसा क्यों, तो यहाँ पे उन्होंने ऐसी थ्योरी दी, ऐसी लैंग्वेज बोली, ऐसी लाइन बोली, सब सुन सुन के ना बहुत हंसे। क्या, अरे भाई ये माउंट एवरेस्ट के अंदर बबल्स हैं, ठीक है, माउंट एवरेस्ट में क्या है, बबल्स हैं। जैसे ही उन्होंने ये लाइन बोली उनकी पूरी मेहनत पे पानी फिर गया। साइंटिस्ट कम्युनिटी बोली तुमने इतने दिन से इतना गवर्नमेंट का पैसा खर्च किया सिर्फ ये बोलने के लिए इसके अंदर बबल है, मतलब तुम्हारी जो बुद्धि है घास चरने गई थी, अगर इसके अंदर बबल है तो अब तक ये टीका कैसे हुआ है, और वो भी 8 किलोमीटर की हाइट पे। यहाँ पे 200-200 किलोमीटर की कभी कभी हवाएं टकराती हैं इनके साथ, और ऊपर क्या है, जेट स्ट्रीम है, जब वो चलती है कितनी स्पीड से, 600 से 700 किलोमीटर की, ये उड़ा क्यों नहीं उसमें अभी तक। तो ये बोल रहे एवरेस्ट साहब, अरे भाई हमसे ना गलती हो गई, हमें तो पता ही नहीं था इतना भी कुछ चलता है, हमने तो क्या किया, सिर्फ ये देखना चाहे इधर और इधर की वैल्यू, ठीक है। अब क्या हुआ, प्रैट को भी समझ में आ गया भाई कहीं ना तो कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक है। अब प्रैट क्या करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है। फिर प्रैट को स्पेशली बुलाया गया था इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि भैया एक्चुअली माजरा क्या है, ठीक है। प्रैट ने क्या किया, थोड़ी सी अपनी स्टडी की वगैरह वगैरह, सारा दिमाग लगाया। अब वो क्या थे, मौके की तलाश में, और वो मौका किसने दिया, एरे ने मौका दिया। एरे ने अपनी हाइपोथेसिस की आइसोस्टेसी को समझाने के लिए, आइसोस्टेसी बला क्या है, ठीक है। हाँ, सब कुछ अलाइंड है। अब मैं आपको समझाता हूँ जो जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं। आपके लिए ना मैंने 4 पिक्चर लगाई हैं, पहले आपको ना पिक्चर देखिए अच्छे से। अरे भाई मीडिया सामने आइए, ये आ गई मीडिया, चलिए, अरे चल जाओ भाई, 1 मिनट रुकिए। हाँ मैं, देखिए मैं गायब हो गया इसके पीछे, चलिए मैं इधर आ जाता हूँ। अब आप क्या देख रहे हैं, अरे भाई ये तो बहुत जल्दी खत्म हो गई, दोबारा चलो भाई, दोबारा चलो। अब देखिए, अब आप क्या देख रहे हैं, ये जो पानी वाला जहाज है ऊपर से जा रहा है, किसके ऊपर, पानी के ऊपर। ये क्या कर रहा है, लेयर्स को क्या कर रहा है, हटा रहा है, ठीक है। ये तो इसका क्या है, टॉप व्यू है, ठीक है। आपको तो बस यही लग रहा है कि अब ये रुक गया और सीधा सिंपल सा चल रहा है, लेकिन अगर जब इसकी क्या जाएंगे, थोड़ी सी गहराई में जांच पड़ताल करने जाएंगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, थोड़ी सी गहराई में जांच पड़ताल करने के बाद आपको ये मिलेगा कि जो पानी का जहाज चल रहा है, ये पानी का जहाज आ रहा है, कहाँ गया पानी का जहाज, ये रहा, इसका कुछ हिस्सा ना नीचे पानी के अंदर सबमर्ज होता है, ताकि ये क्या कर पाए, बैलेंस आउट कर पाए, ठीक है। इतना अभी से हुआ ही था, ये सारी चीज़ें अभी से क्या चल रही थी, डिस्कस में चली रही थी, डटन वगैरह ये सारी चीज़ें बता ही रही थी कि भाई ऐसा ऐसा कुछ होता है, रुको रुको रुको। तो यहाँ पे कौन आते हैं रुको रुको बोलते हुए, बोला कि भाई हमारे पास ना क्या है, माउंटेन है, उसके बारे में तो थोड़ा सा कुछ जानते हैं, और ये माउंटेन कौन सा है, एवरेस्ट, ठीक है। यानी कि जो हमारी पूरी हिमालयन रेंज है ना, बोला उसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पे स्टडी करें और थोड़ा सा जांच पड़ताल की जाए तो कैसा रहेगा। तो बोले आइडिया तो बहुत अच्छा है भाई, कहाँ से ये दिमाग लेके आए हो। तो बोले कि 1 मिनट रुकिए, एक और वीडियो है मैं इसके अंदर अलाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सर जॉर्ज एवरेस्ट और प्रैट मिलके क्या करते हैं भाई, आज तो क्या करता है, इंची टेप लेके ना नाप ही लेते हैं। ये क्या है, कुछ यहाँ पे डिपेक्टिव पिक्चर्स, यहाँ पे वीडियो है जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से आपकी जो बर्फ़ जमती है ना, वो वजन को बढ़ाती है, और किस तरीके से ये नीचे सबमर्ज होते हैं और आइसोस्टेसी इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, ठीक है। ये तो क्या थे, कुछ पिक्चर्स आपको समझानी थी ताकि थोड़ा कोरिलेट कर पाएँ आप, ठीक है। अब जो मेन हमारा काम है आइसोस्टेसी का, यहाँ से स्टार्ट होगा, और मैं इसको कर देता हूँ बंद, किसको, मीडिया को, ठीक है। मीडिया जी बंद हो गए, हाँ। आइसोस्टेसी को ऊपर लिया है हम। ये हमने देख लिया था कि आइसोस्टेसी शब्द का मतलब क्या है, ठीक है। अब इसे तो क्या है भाई, बहुत करना बाकी है, एरे प्रैट करना बहुत बाकी है अभी से। तो अब ये देखिए आइसोस्टेसी बेसिकली होती क्या है। यहाँ पे एक शब्द आया है बॉयंसी, ये मेरे को समझाना बहुत जरूरी है, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो क्या है, पहले वो समझाना जरूरी है, क्योंकि इन दोनों चीज़ों का यूज़ किसके द्वारा किया गया है, एरे के थ्रू। अपने जो हाइपोथेसिस इन्होंने बनाया ना, बेसिकली हाइपोथेसिस नहीं है वो, थ्योरी है वो, ठीक है। तो ये जो थ्योरी बताई गई थी किसके थ्रू, एरे के थ्रू, उसके अंदर ये 2 वर्ड आएंगे, एक बार मैं वो समझा देता हूँ आपको। उसके लिए मुझे ये बोर्ड करना पड़ेगा साफ, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई, एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। हमने देखा कि 1735 से ग्रेविटेशनल पुल कितना होता है, इस चीज़ की स्टडी करने के लिए सबसे ज़्यादा जिज्ञासा किनके मन में आई, पेरियार के मन में। उन्होंने स्टडी की किसकी, एंडीज़ की, और उसके बाद यहाँ पे डटन ने और थोड़ी सी डिटेल स्टडी की, और ये बताया गया सियाल सीमा वगैरह ये सारे कंसेप्ट आपको बताए, और लॉ ऑफ कंपनसेशन, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, लेवल ऑफ कंपनसेशन यहाँ पे सबसे पहले वर्ड इजाद किया गया और आइसोस्टेसी शब्द दिया गया, ठीक है। अब इसी श्रृंखला में यहाँ पे एवरेस्ट और प्रैट क्या करते हैं, अपनी अलग थ्योरी बताते हैं, कल्याण और कल्याणपुर की स्टडी करते हैं, और यहाँ पे
क्या निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं। मैथमेटिकल डेरिवेशन में मत जाइए, किताब में मैं आपको टिक करवा दूंगा एक्चुअली सारी चीज़ें। 27 और 21 इसका हम डिफरेंस निकालते हैं तो 15। अब आपके माइंड में एकदम क्लिक हुआ है सर 27 और 20 में 16 आता है, लेकिन बेटा इसके पीछे ना कुछ पॉइंट भी है, जैसे 27.883 करके कुछ है, ऐसे ही 15.88 ऐसे करके कुछ है, ठीक है। तो इतनी आप टेंशन मत लीजिए। अब आपको ना आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है वो मैं समझाता हूँ। बॉयंसी क्या होती है, बॉयंसी का मतलब होता है किसी भी चीज़ के तैरने की पीछे के रीज़न क्या है वो लॉ ऑफ बॉयंसी के तहत समझाया जाता है। और आर्किमिडीज कौन थे, आर्किमिडीज वो पर्सन थे जिन्होंने लॉ ऑफ बॉयंसी को क्या किया था, स्टडी किया था। एक बहुत ही बेहतरीन कहानी बताऊं मैं। जब यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल ना इस लॉ के ऊपर काम कर रही थी, भाई कोई चीज़ तैरती है तो कैसे तैर पाती है कि पानी के ऊपर, तो वो इस चीज़ की ना काफ़ी दिनों से गहराई में स्टडी कर रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ, वो बाथ ले रहे थे टब के अंदर। आप देखेंगे ना जो वेस्टर्न कल्चर है उसमें नहाने का तरीका क्या है, या तो शावर लिया जाता है या तो बाथ टब में ऐसे बैठ जाते हैं कुछ घंटों तक, ताकि कुछ माइंड के अंदर ना नए नए थॉट्स और आइडिया आ पाए। तो यहाँ पे आर्किमिडीज क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे टब के अंदर। तो एकदम से ना जैसे ही वो टब के अंदर बैठे तो उन्होंने क्या नोट किया, ये टब, ठीक है, ये वाला मैं लेवल लेके चल रहा हूँ उनके बैठने से पहले का लेवल, ठीक है, और जैसे ही वो उसके अंदर बैठे ये वाला लेवल हो गया उनके बैठने के बाद, ठीक है। ब्लू वाला है प्रीवियस और रेड वाला है उनके बैठने के बाद। तो उन्होंने क्या देखा, अरे मैं जैसे ही पानी के अंदर गया पानी डिस्प्लेस हुआ है। क्या हुआ है, पानी डिस्प्लेस हुआ है। अगर मुझे क्या करना है, तैरना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा वजन है यानी जो मेरी डेंसिटी है, मैं यहाँ पे डेंसिटी लेके चलता हूँ, मुझे अपनी डेंसिटी के बराबर का क्या करना पड़ेगा, पानी डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तभी मैं क्या कर पाऊंगा, तैर पाऊंगा। यहीं से क्या जन्म लेता है, लॉ ऑफ बॉयंसी, यानी कि कोई भी चीज तैरती कैसे है, ठीक है, ये बताया गया था आर्किमिडीज के थ्रू। ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं, एरे ने क्या कंसेप्ट दिया था अपना, ठीक है। उसके लिए मुझे ये पूरा बोर्ड चाहिए, एक बार मैं पूरा बोर्ड क्लीन कर देता हूँ। इसके बाद साथ के साथ मैं आपको ना कुछ ये भी बताता चलूँगा कि कीवर्ड आपके, हाँ मैं साथ के साथ आपको कीवर्ड भी बताते चलूँगा कि कौन से कीवर्ड ना आपके एग्जाम के अंदर आपके आने चाहिए आंसर राइटिंग के टाइम पे। अब देखिए हम कौन सा कंसेप्ट कर रहे हैं, एरे का कंसेप्ट कर रहे हैं, एरे का जो यहाँ पे आइसोस्टेसी का कंसेप्ट है ना वो। देखिए एरे ने लिया एक अपना टम्बलर, ठीक है, एरे ने लिया एक टम्बलर और इस टम्बलर के अंदर उन्होंने क्या किया, मरकरी को डाल दिया। ये ब्लू कलर पानी से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये मरकरी है, ठीक है। अब इसके अंदर एरे ने क्या लिया, वो क्या बोलते हैं, मैं लूंगा सभी की डिफरेंट हाइट, ठीक है, डिफरेंट हाइट ले रहे हैं, ये लिख ही देता हूँ पूरा, नहीं तो बच्चे बोलेंगे कि सर को स्पेलिंग नहीं आती है, ठीक है। डिफरेंट हाइट है और डेंसिटी बताइए कैसी है, डेंसिटी सेम है या अलग अलग, डेंसिटी सेम है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अलग अलग हाइट के कॉलम्स लेते हैं। सबसे पहले वो पिक करते हैं आयरन का कॉलम, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने लिया सबसे बड़ा आयरन का कॉलम लिया, तो इन्होंने क्या देखा कि ये बहुत ज़्यादा गहराई में डूब गया, ठीक है। इसकी थोड़ी सी और गहराई बढ़ा देते हैं, तो ये तो भाई बहुत ज़्यादा गहरा चला गया। इन्होंने बोला नहीं नहीं थोड़ी सी ना हाइट छोटी करके देखते हैं, तो इन्होंने 2 कॉलम लिया, हाइट छोटी करके यहाँ पर डाल दिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा और नीचे लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ उसको क्या कर दिया, इनके एडजेसेंट साइड के ऊपर इसको सबमर्ज कर दिया। और एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो लेवल बना रहे हैं ना इन दोनों ब्लॉक का बराबर होना चाहिए, अगर ऊपर नीचे हुआ ना पूरा डायग्राम गलत हो जाएगा आपका, फिर मत कहना कि सर आपने भी तो ऐसे ही कुछ बनाया था, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा ब्लॉक लिया गया, ठीक है, और सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी क्रिएट किया गया तीसरा ब्लॉक, ये बराबर लाइन पे है ना, अच्छा ये ज़्यादा ऊपर रहेगा, मैं एक बार दूर से देख लेता हूँ, हाँ बिल्कुल सही है, ये बस थोड़ी सी लाइन टेढ़ी है, इसको सीधा कर लेते हैं, ठीक है। अब चलो कोई बात नहीं, जितनी भी टेढ़ी हो गई, ये जो ब्लॉक है किसके हैं, आयरन के हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Fe, अरे क्या बात भाई मार्कर सूख गया, दूसरा ले लेते हैं कोई बात नहीं, ठीक है। ये है आपका आयरन, आयरन के ब्लॉक है। अब क्या चीज़ नोट कर पा रहे हैं, जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा, जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा उसकी क्या है, सबमर्जेंस, यानी कि क्या हो रहा है, नीचे सबमर्ज क्या कर रहा है, वो सबसे ज़्यादा कर रहा है। जैसे जैसे हाइट कम होती जाएगी सबमर्जेंस कम होती गई।
अब इस चीज़ को कौन ध्यान से देख रहा था भाई, एरे अगर इस पूरे चीज़ को क्रिएट कर रहा है वो इसको बड़े ध्यान से देखेगा। ये बाकी का जो पूरा एरिया है ना, ये है आपका मरकरी, पारा जिसको बोलते हैं ना, आपके जो थर्मामीटर होते हैं, ठीक है, उसके अंदर मरकरी ही होता है। अब इस चीज़ को देखने के बाद वो एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कैसा डायग्राम? उन्होंने एक ऐसी लाइन खींचते हैं, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से एक लाइन वो यहाँ से भी ड्रॉ करते हैं। तो उनका दिमाग पता क्या होता है, अरे यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे रूट फॉर्मेशन हो रही है, किसकी? कॉन्टिनेंट की। तो यहीं से एक कीवर्ड आपको लिखना है, कौन सा लिखना है आपको? कीवर्ड लिखना है रूट फॉर्मेशन, ठीक है, रूट फॉर्मेशन। क्या ये बोर्ड के अंदर हाँ दिखाई दे रहा है आपको? रूट फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात की गई है? रूट फॉर्मेशन की। किसके द्वारा? एरे के थ्रू। और यहाँ पे एक और कीवर्ड आपको लेके चलना है, क्या? सेम डेंसिटी विद वेरिंग हाइट, विद वेरिंग हाइट, ठीक है, ये डायग्राम का नाम रहेगा, ठीक है, सेम डेंसिटी विद वेरिंग हाइट, ठीक है, और नीचे लिख दीजिएगा एरे। ये कीवर्ड है भाई, मार्क्स एक्सट्रैक्ट आउट करने के तरीके बता रहा हूं मैं, ये सारी चीजें बड़े ध्यान से आप देखिए, ठीक है। मैं दोबारा रिकॉल कर रहा हूं, यहाँ पे इन्होंने आयरन के ब्लॉक लिए हैं और उसको क्या कर रहे हैं? सबमर्ज कर रहे हैं मरकरी के अंदर। और क्या पाया गया? जिसकी हाइट सबसे ज्यादा वो सबसे गहराई में सबमर्ज हुआ है, जिसकी हाइट सबसे कम वो धीरे 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 सबमर्जेस कम होती गई। और जब यहाँ पे कुछ इस तरीके की लाइन ड्रॉ की गई तो क्या बनता हुआ दिखा उनको? रूट फॉर्मेशन दिखी है। और ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किसके साथ करते हैं? लकड़ी के ब्लॉक के साथ, यानी वुड के ब्लॉक के साथ करते हैं। और अल्टीमेट वो पता क्या बनाते हैं? अरे मैंने थ्योरी को जो सबसे बड़ी, एक मिनट देखने दीजिए मुझे, हाँ ये पूरा दिखाई नहीं दे रहा आपको। यहाँ पे वो बोलते हैं कि मुझे क्या पता चल गया कि जो आपके माउंटेन्स हैं वो किस तरीके के हैं। बोला कि ये हो गया माउंटेन का टॉप, ठीक है, और ये हो गए माउंटेन की रूट, और ये जो पार्ट है ना, ये नीचे का क्या हो गया? इसका सबमर्जेंस का पार्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ। ये वाला जो एरिया डेवलप किया गया था कुछ इस तरीके से डिपिक्ट किया गया है कि ये क्या है आपका माउंटेन का अपर पार्ट और ये बन रही है रूट। ये डायग्राम डेवलप किया गया था आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट तो क्या था, यहाँ पे इन्होंने एक हाइपोथेसिस जो थी इनकी उसको एक फॉर्मुलेशन रूप में बनाने के पूरा इन्होंने प्रयास किया था। ये बताइए यहाँ तक समझ में आ गया? फिर क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। फिर जहाँ पे जो बोलते हैं ना कि प्रैट इंतजार कर रहे थे, क्रिटिसिज्म जैसे ही पता चला अच्छा ये है, प्रैट ने उसी क्रिटिसिज्म को अपना प्लस पॉइंट बना लिया और अपनी थ्योरी क्या कर दी? प्रेजेंट कर दी। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब मैं बताता हूँ क्या क्रिटिसिज्म। यहाँ तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा अनटिल अनलेस मैं नई चीजें और यहाँ पे ऐड नहीं करता। बताता हूँ क्या क्या। ये बोला गया रूट बनेगी, यहाँ से क्रिटिसिज्म स्टार्ट। ये बोला गया इन्होंने लॉ ऑफ फ्लोटेशन लिया, ठीक है। अच्छा मैंने नहीं लिखा गया अभी तक, ओहो हो माफी चाहूंगा। यहाँ पे एक और ये कीवर्ड देते हैं कि ये क्या कर रहे हैं? ब्लॉक फ्लोट कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं? माफी चाहूंगा, ये क्या कर रहे हैं? फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। एक मिनट दीजिए बस आप। ओके, ये जो ब्लॉक है क्या कर रहे हैं? फ्लोट कर रहे हैं। तो यानी कि लॉ ऑफ फ्लोटेशन वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। ये कीवर्ड है। रूट फॉर्मेशन की बात, लॉ ऑफ फ्लोटेशन की बात की गई है किसके द्वारा? एरे के थ्रू। और इस लॉ ऑफ फ्लोटेशन के तहत ये बोलते हैं रूट बनती है और रूट की क्या डेप्थ कितनी है उसके लिए क्या कंसेप्ट लेते हैं? एक जो आपका आइसबर्ग होता है, जो हिमखंड होता है, ये मान लीजिए आपका आइसबर्ग है। बार बार सोच रहे होंगे सर ये डस्टर कभी प्लेट बन जाते हैं कभी कुछ, कोई नहीं, आप मान लीजिए चलिए डस्टर की किस्मत देखिए कितनी बढ़िया है। ये क्या है आपका एक आइसबर्ग, आप इसको कंसिडर करके चलिए। जब आप इसको पानी में सबमर्ज करेंगे ना, ये मान के चलिए अगर आपका ये इतना बड़ा, ये 1 किलोमीटर मैं कंसिडर करता हूँ, तो उसमें से ये जो पार्ट है कितना 9 किलोमीटर सबमर्ज रहता है। यानी कि क्या रेशो रहता है? जो यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सबमर्जेंस की। तो रेशो क्या है? 1:9 का, ठीक है। यानी अगर आपको 1 किलोमीटर कितना दिख रहा है? पानी से ऊपर दिख रहा है, तो नीचे कितना? 9 किलोमीटर। इसी का यूज करते हुए लॉ ऑफ फ्लोटेशन का यूज करते हुए क्या बोलते हैं
कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है 8.8 किलोमीटर, तो इसको आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा 79 किलोमीटर। तो बोलते हैं कि चलो चलो यार 79 ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं करते हैं इसको, कितना 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आएगा 71 किलोमीटर। ठीक है, कितना आएगा 71 किलोमीटर। तो यहाँ पे डेप्थ कितनी बताई गई है, जो रूट फॉर्मेशन की बात की गई है वो आई है 71 किलोमीटर एज पर द कैलकुलेशन ऑफ एरे। और यहीं से क्या हो जाता है स्टार्ट, क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो जाता है। बताइए क्या क्रिटिसिज्म स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे पूरी थ्योरी कंप्लीट होती है किसकी, एरे की। जब भी एरे के बारे में आता है ये कुछ चुनिंदा पॉइंट है आपको लिखने होते हैं, ठीक है, बस इसी में आपके 150 वर्ड कंप्लीट हो जाते हैं। क्योंकि जब भी ये सवाल आएगा ना शॉर्ट नोट करके एरे में आएगा, 250 में आए तो आपका आएगा प्रैट वर्सेस एरे, कुछ इस तरीके से आपके सवाल आते हैं। ठीक है, फिक्स हैं। मैं आपको अभी जो हमारी क्वेश्चन बैंक है कहाँ गया भाई, अच्छा उधर रखा है, तो उसमें से मैं आपको मार्क करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से सवाल आपके पूछे गए हैं। क्रिटिसिज्म देखिए, सबसे पहला क्रिटिसिज्म क्या दे, हाइट से रिलेटेड। भाई ये 71 किलोमीटर नीचे क्या बता रहे हैं, रूट बता रहे हैं। और दूसरी थ्योरी हमारी क्या बोलती है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है, कितने पे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है 32 मीटर की गहराई पे। तो यहाँ पे भाई 71 किलोमीटर की गहराई पे कितना टेम्परेचर प्रेशर बढ़ जाता है, तो क्यों नहीं ये मेल्ट डाउन होगा, ये रूट हो जाएगी क्या, मेल्ट डाउन। 71 किलोमीटर तक कोई भी रूट नहीं मिलती। ठीक है, सबसे पहला क्रिटिसिज्म। दूसरा, ये बोल रहे हैं रूट बनेगी, लेकिन उसको प्रूव करने के लिए क्या ले रहे हैं, आयरन 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 आयरन। क्या कभी ऐसा होता है कि भाई मिट्टी सब एक ही चीज़ की मिलके बनी होती है, मिट्टी को उठाएं उसी के अंदर आपको कितने सारे मिनरल मिल जाएंगे। और यहाँ पे तो हम किसकी बात कर रहे हैं, माउंटेन की बात कर रहे हैं। माउंटेन में आपको आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम और बॉक्साइट, कोल, बहुत सी पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसके अंदर और मिलती है जो अभी तक हमने क्या पता डिस्कवरी नहीं किया, ऐसी कोई हमारी टेक्नोलॉजी बनी नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे आप क्या ले रहे हैं, सिंगल डेंसिटी। पॉसिबल ही नहीं है भाई ऐसे सिंगल डेंसिटी आपको मिल जाए। ठीक है, दूसरा क्रिटिसिज्म यही है इनका कि इन्होंने क्या लिया है, सेम डेंसिटी का यूज करते हुए वेरिंग हाइट के साथ क्या बना दी, रूट बना दी। ठीक है, ऐसा रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। तो थ्योरी क्या कर दी, यहाँ पे नहीं फॉलो की गई। लेकिन सपोर्टर तो हर जगह होते हैं, सपोर्टर क्या होते हैं, हर जगह होते हैं। जॉली बोलते हैं, कौन, जॉली भाई साहब। अरे जॉली एलएलबी वाला नहीं, ये जॉली है कौन से टाइम पीरियड के, 1925 के टाइम पीरियड के हैं, यानी आज से 96 साल पहले। 2021 चल रहा है, 25, हाँ 96 ईयर, ठीक है सही बताया। आज से 96 ईयर साल पहले इन्होंने क्या बोला, अच्छा माना बच्चे से गलती हो गई, यहाँ पे 71 किलोमीटर नहीं, सिर्फ और सिर्फ 10 माइल रहेगा, यानी कि 16 किलोमीटर की रूट की डेप्थ की बात करते हैं कौन, जॉली भाई साहब। अब ये भी गड़बड़ कर गए, क्या गड़बड़ कर गए बताता हूं। उससे पहले हमें क्या देखना है, प्रैट को एक बार और समझ ले हम। चलिए, आपको क्या दिया मैंने, 5 मिनट का टाइम दिया, आप एक बार समझिए, देखिए, पढ़िए। मैं साइड में खड़ा हूं, आपके लिए 5 मिनट का वक्त दिया है मैंने। चलिए 5 मिनट वो हो गए पूरे। अरे बेटा 5 मिनट मतलब वीडियो को रॉक के देखने के लिए बोला था मैंने आपको। चलें आगे। ओके, ये आपका हो गया एरे का कंसेप्ट। एरे का कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको प्रैट का बहुत सही सिंपल सी लैंग्वेज में मैं करवा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट बुक पढ़ते हैं ना, 4 बच्चे तो नींद में खो जाते पहले 5 मिनट में, बाकी के जो 10 बच्चे अगर बच जाते, मान लीजिए मैं 15 स्टूडेंट का बैच लेकर चल रहा हूँ पढ़ाने के लिए, तो उसमें से बाकी के जो 10 बच्चे बचे वो 15 मिनट में सो जाते। लेकिन भाई हमें सोना नहीं है, जगना है, और जगाना भी है। ठीक है, काम आपको बेहतर नहीं करना, काम आपको बेहतरीन करना है, ताकि नंबर क्या आए, बेहतरीन आए। ठीक है, चलिए, क्या है कि बीच में बोलना पड़ता है, ये जब यहाँ पे साफ करते हैं ना इसको, नहीं तो बच्चे बोलेंगे यार लेक्चर में इतना सुनसान क्यों है, इतना सन्नाटा क्यों छा रखा है। ठीक है, चलो मैं बाद में बताऊंगा वो चीज़। अभी हम देखते हैं प्रैट के बारे में। सभी बच्चे देख रहे होंगे सर क्या कह रहे हैं। अरे मैं एक जगह काम करता था ना, मैंने जब बोला ना सन्नाटा, एक का नाम रखा गया था सन्नाटा। ठीक है, तो एकदम से वो पूरी मेमोरी एकदम रिकॉल हो गई थी। तो चलिए वो कभी फिर कभी बात कर लेंगे। अब देखिए प्रैट की बात करते हैं। एरे समझ में आ गया तो प्रैट ऐसे चुटकियों में समझ में आ जाएगा। एरे यहाँ पे प्रैट क्या बोले, अरे तुमने जो गलती की वो मैं नहीं करूंगा। यहाँ पे प्रैट बोला ठीक है, तुमने क्या ली, सेम डेंसिटी, मैं लूंगा डिफरेंट डेंसिटी। क्या लूंगा, अरे यार पूरा पूरा लिखने में ना टाइम ज़्यादा लग जाता है। डिफरेंट डेंसिटी,
तो अब ये डिफरेंट डेंसिटी के लिए क्या क्या चीजें पिक कर रहे हैं, अरे भाई तुम्हारी तो जरूरत है, तुम नीचे क्यों गिर रहे हो। सबसे पहले इन्होंने लिया आयरन, 7.6 होती है इसकी डेंसिटी। उसके बाद एंटीमनी, इसकी होती है कितनी होती है, 6 होती है, अरे 6 होती है, 6.6 होती है, देख के बताओ मुझे। उसके बाद इन्होंने लिया था जिंक, ठीक है, जिंक की कितनी होती है, 7 होती है। उसके बाद इन्होंने लिया था लेड, लेड की अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख दूँ पीबी, लेड की कितनी होती है, बताइए बताइए बताइए, 11.4। एक बार इसकी भी मुझे ना देखनी पड़ेगी, 11.4 है, कितनी है, क्या करें, चीज़ें ना दिमाग में से हुर फुर हो जाती है, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे तैयार करनी होती है ना एक लिमिटेड टाइम में। एक मिनट दे दीजिए, मैं एक बार ना ये वैल्यूज़ देख लेता हूँ। हाँ, मैं तभी बोल रहा था कि ये 6 नहीं है, 6 है और ये 4 है, ठीक है, बस यही थोड़ी सी वैल्यू ऊपर नीचे हो गई थी, बाकी सब कुछ सही है। तो यहाँ पे क्या ले रहे हैं प्रेट भाई साहब, डिफरेंट डेंसिटी ले रहे हैं, किसकी, सबसे पहले आयरन, फिर उसके बाद एंटीमनी, फिर उसके बाद जिंक, फिर उसके बाद लेड। डेंसिटी यहाँ पे लिख दिया। अब बना लीजिए डायग्राम। क्या बनाएंगे, डायग्राम। मैं यहाँ पे ना रैंडमली बनाता हूँ, आप मुझे बताइएगा कौन सा मटेरियल कहाँ पे है, ठीक है। सबकी क्या रहेगी, नीचे लाइन सेम रहेगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ब्लॉक। अब मुझे ये बताइए कौन सा ब्लॉक कौन सा है, और ये भी मरकरी के अंदर सबमर्ज है। किसके अंदर सबमर्ज है, ये जो ब्लू लाइन में कर रहा हूं ना, ये भाई मरकरी है, ये कभी आप इसको पानी लेके चलें। ये हो गया पानी, सॉरी मरकरी हो गया यार, पानी पीने की ना याद आ रही है इसलिए पानी बोल रहा हूं। ये हो गया क्या आपका मरकरी। उसके अंदर क्या डिप्ट है, ये अलग अलग आपके ब्लॉक डिप्ट है। और एक चीज आपने गौर करी, क्या रूट बन रही है यहाँ पे, अरे काका नहीं बन रही रूट। और दूसरा बताइए, रूट नहीं बन रही तो क्या यहाँ पे सारे क्या हैं, यूनिफॉर्म डेप्थ के ऊपर हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म डेप्थ के ऊपर है। तो आप इस डायग्राम का नाम क्या लिखेंगे, डायग्राम का नाम क्या लिखेंगे बताइए, वेरिंग डेंसिटी यूनिफॉर्म डेप्थ, वेरिंग डेंसिटी विद यूनिफॉर्म डेप्थ। डेप्थ का मतलब होता है गहराई, ठीक है। अब यहां पे आपका टेस्ट है, मुझे बताइए जिंक कहां पे आएगा, ये बताइए जिंक कहां पे आएगा। ये है आपका जिंक। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि मैंने एकदम रैंडमली बनाया और फिर भी मैं कैसे बता रहा हूं यही जिंक है। पहले मैं लिखता हूं फिर आप बताइएगा। एक मिनट, हाँ गड़बड़ मैंने कर दी है, गड़बड़ मैंने कर दी है, ये जिंक नहीं है, ये आयरन है, ये ठीक है। ओके, ये आपका एंटीमनी है, हाँ ये आपका जिंक है, और ये आपका लेड है। नहीं समझ में आया तो यहाँ पे मैं इनकी डेंसिटी लिखता हूँ, डेंसिटी लिखते ही आपको समझ में आ जाएगा। 6.6 इसकी थी, 7.0 इसकी थी, 7.6 इसकी थी, 11.4। यानी आपने क्या पाया, जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा नीचे गया है, ठीक है। यानी उसकी अपर पार्ट क्या है, कम है एज कंपेयर टू लोअर पार्ट, ठीक है। जिसकी डेंसिटी कम है वो क्या है, सबसे ज़्यादा हाइट के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। हमने वहाँ पे क्या बनाया था डायग्राम, किसका, एरे का बनाया था, रूट फॉर्मेशन करता हुआ। इसी डायग्राम को हम क्या करेंगे, अपने जियोमॉर्फो के कंटेक्स्ट में बना के देखते हैं कैसा बनेगा। ये बनाया गया था प्रेट के थ्रू डायग्राम। प्रेट ने क्या बोला, ये जो अपर पार्ट है ना, ये हो गया माउंटेन, ये लोअर पार्ट हो गया क्या, प्लेट्यू, और ये जो सबसे नीचे गहराई वाला पार्ट है ना, ये क्या हो गया, ओशन बेस, ठीक है। ऐसे ही प्लेट्यू, ये प्लेन, और ये हो गया ओशन बेस। बना लीजिए बस इसको इस तरीके से, ऐसे करके इसको डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पे प्लेट्यू का होता है 2.6, सॉरी माउंटेन का होता है 2.6, प्लेट्यू का 2.7, प्लेन कहाँ गया भाई, इसको मान लेते हैं प्लेन, लेकिन ये प्लेन की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा ऊंची नहीं है, इसको कर लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया प्लेन यानी कि 2.8, और ये मान के चलते हैं हम ओशन 3, ठीक है, ये भी 3। तो यानी क्या देखने को मिल रहा है,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपको क्या देखने को मिल रहा है, रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया गया है। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप क्या बोलता है, जिसकी जितनी ज़्यादा डेंसिटी हाइट क्या होगी उतनी ही कम, जिसकी जितनी कम डेंसिटी क्या होगी उसकी उतनी ज़्यादा हाइट। और यही क्या पाया गया यहाँ पे, हाँ डेंसिटी के तौर पे यहाँ पे जब माउंटेन की बात की तो पाया क्या गया, जिसकी जितनी ज़्यादा डेंसिटी हाइट कम, यानी कि ये आपका ओशन है। मैं एक बार यहाँ पे लिख भी देता हूँ, गिर जाओ भाई गिर जाओ गिर जाओ गिर जाओ। ये पता नहीं आज ना कल का जब से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का इन्होंने लेक्चर देखा ना, ड्रिफ्ट होते जा रहे हर टाइम। ये हो गया आपका ओशन बेस, ठीक है, ओशनिक क्रस्ट आप बोल लीजिए, इसको मैं प्लेन लिख लेता हूँ, हालांकि दिखता तो नहीं है प्लेन के जैसा, ठीक है। ये आपका हो गया माउंटेन, ये हो गया आपका प्लेट्यू, और ये हो गया आपका ओशन। ये आप लिख लीजिए एज अकॉर्डिंग टू प्रैट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रैट। ये इनका क्या बनता है, फाइनल डायग्राम। और यहाँ पे एक कीवर्ड आपको नोट करना है, और वो कीवर्ड क्या है, ये क्या बता रहे हैं, इस लाइन के बाद क्या नहीं बनेगी, रूट नहीं बनेगी। तो इस लाइन के बाद रूट नहीं बनेगी तो क्या आपको देखने को मिल रहा है, लॉ ऑफ कंपनसेशन की यहाँ पे क्या की जा रही है, बात की जा रही है। लाइन ऑफ कंपनसेशन भी आप बोल सकते हैं, लॉ ऑफ कंपनसेशन, ठीक है। बताइए यहां तक प्रैट आपको समझ में आ गया। एक बार मैं दोबारा से रिकॉल करवा देता हूं, उससे पहले मैं आपको एरे रिकॉल कराता हूं। एरे ने क्या लिया था, एक ही मटेरियल लिया, एक ही डेंसिटी ली, लेकिन हाइट डिफरेंटली, जिसकी वजह से रूट बनती हुई दिखाई दी। यहाँ पे प्रैट बोलते हैं मैं तुम्हारी वो वाली गलती करूंगा नहीं। यहाँ पे क्या लिया, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल और डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी, उसकी वजह से यहाँ पे क्या मिल रहा है, रूट नहीं बन रही, ठीक है। रूट नहीं बन रही तो क्या बोल दिया, ये क्या है, लॉ ऑफ कंपनसेशन या फिर लाइन ऑफ कंपनसेशन, यानी कि इसके नीचे जिसकी जितनी मर्जी क्या हो डेंसिटी, वो नीचे जाएगा ही नहीं, ठीक है। इसके बिहाफ पे फिर ये एक आपको डायग्राम डेवलप करता हुआ यहाँ पे डेवलप होता हुआ दिख रहा है एज पर प्रैट के हाइपोथेसिस के थ्रू। ये बार बार हाइपोथेसिस पता नहीं क्यों रहा है, एज पर प्रैट की थ्योरी के हिसाब से क्या देखने को मिल रहा है, आपको ये डायग्राम देखने को मिल रहा है। अब बोलते हैं ना कि भाई जब किसी की थ्योरी चमक पड़ती है उसके सपोर्टर भी बहुत आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, सपोर्टर की। लेकिन सपोर्टर पे जाने से पहले ना आपके पेपर के अंदर सवाल किस तरीके के आते हैं वो समझना बहुत जरूरी है। क्या हम बात करने जा रहे हैं, पेपर के अंदर सवाल किस तरीके के आते हैं अभी बताते हैं आपको, ठीक है। एक मैंने यहाँ पे मॉडल आंसर आपके लिए तैयार करके रखा है, ठीक है। मॉडल आंसर के मैं सिर्फ जो कीवर्ड्स है ना वो मैं आपको बता दूंगा। चलिए अब देखिए, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी एंड ब्रिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड प्रैट। एरे एंड प्रैट, माय लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड। जब भी आपको क्या आए, डिफरेंस आए, कभी भी ऐसे करके आंसर स्टार्ट मत कर देना, क्रॉस लग जाएगा, क्रॉस नहीं भी लगेगा ना नंबर नहीं आएंगे आपके, क्योंकि भाई आप 9th-10th की क्लास में थोड़ी ना कि यहाँ पे लिख दिया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ लिख दिया नेगेटिव चार्ज और बता दिया पॉजिटिव मतलब अट्रैक्ट, नेगेटिव मतलब रिपेल, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना स्कॉलर टाइप में लिखना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ किताबें पढ़िए ताकि आपको पता चले कि कौन से पॉइंट का काउंटर आर्गुमेंट क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एरे और प्रैट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एरे क्या बोलते हैं, रूट फॉर्मेशन होगी, ठीक है। रूट फॉर्मेशन की बात कौन करते हैं, एरे करते हैं। अब ये आपने पूरी लाइन लिख दी। हाउएवर, अब इसे मैंने इंट्रोडक्शन बताया नहीं है, इंट्रोडक्शन में आप डटन यूज करेंगे, ठीक है। आइसो द कंसेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस्ड बाय द डटन इन 1859 and later on it was developed by Array and Pratt. However, Array took law of flotation which was counter argument, ठीक है। However, counter argument by Pratt with law of compensation, law of compensation। अब इसके अंदर जो आपका सेकंड पॉइंट रहेगा, अरे भाई इसी के अंदर आपके 50 वर्ड खत्म हो चुके हैं। ये मैंने आपके क्या लिखे, सिर्फ कीवर्ड लिखा है। इसी को जब आप पूरा लिखेंगे ना, जो मैंने अभी आपको लाइन बोली है, जब आप पूरी एक स्टेटमेंट लिखेंगे उसी में आपके 50 वर्ड खत्म हो जाएंगे। इंट्रोडक्शन प्लस में कनेक्टिंग लाइन आपकी, फिर उसके बाद आपका ये पहला पॉइंट आपने लिख दिया। उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट आप लिख रहे हैं वो क्या लिखेंगे कि एज पर एरे थ्योरी, एज पर एरे थ्योरी ही टुक। इसके बाद आपको क्या लिखना है, जो आपने एरे की थ्योरी में अब तक सुना है ना, सेम
डेंसिटी विद वेरिंग हाइट इन मर्करी सॉल्यूशन एंड ही गॉट रूट, ठीक है, ही गॉट रूट अकॉर्डिंग टू हिज कंसेप्ट, ये बता दिया। लेकिन यहां पे आपको क्या करना, नेक्स्ट पैराग्राफ में, हाउएवर इन प्रैट्स एक्सपेरिमेंट, इन प्रैट्स एक्सपेरिमेंट ही टुक लिख दिया यहां तक। इसके बाद आपको पूरा वो लिख देना है, ही टुक, बताइए क्या क्या था, सेम, ही टुक डिफरेंट डेंसिटी विद डिफरेंट हाइट, ठीक है, एकदम से मेरे को यही स्टेटमेंट दोबारा याद आ गई थी, ठीक है। तो ये आपको लिख देना प्रैट का। उसके बाद यहां पे आपका बनेगा एरे का डायग्राम, यहां बनेगा आपका प्रैट का डायग्राम, ठीक है। अरे प्रैट में ये क्यों लिख देता हूं मैं बार बार, ये आपका एरे का डायग्राम, ये प्रैट का डायग्राम। यहां पे आपको लिख देना है यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वेरिंग हाइट, यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वेरिंग हाइट, यहां पे लिख देना है डिफरेंट डेंसिटी विद यूनिफॉर्म डेप्थ, ये लिख दिया डायग्राम में। अब आप यहां पे लिखिए कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन में आपको सिंपल सा बता देता हूं, Thus the fundamental difference between Array and Pratt according to Bowe, ये आपने अपना नाम नहीं ऐड करना है भाई, ये जब भी ऐसी आपकी थ्योरीज आते हैं ना उसके अंदर आपको नाम डालने होते हैं, ठीक है। द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन एरे एंड प्रैट अकॉर्डिंग टू बॉवी, करते हैं बॉवी और हेफोर्ड के बारे में भी करते हैं, अकॉर्डिंग टू बॉवी। ये जो मैंने आपकी ये अभी लाइन लिखवाई थी ना, ये यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वेरिंग हाइट, डिफरेंट डेंसिटी विद यूनिफॉर्म डेप्थ, ठीक है, ये इनका एज पर मतलब अकॉर्डिंग टू बॉवे ये आपको लिखना है। मैं एक बार पूरी लाइन बता देता हूँ। दस द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन एरे एंड प्रैट अकॉर्डिंग टू बॉवे इज, एरे टॉक्स अबाउट यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वेरिंग हाइट एंड प्रैट टॉक्स अबाउट डिफरेंट डेंसिटी विद यूनिफॉर्म डेप्थ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। ये आपका 250 वर्ड के अंदर मैंने आपको सारे कीवर्ड बता दिए किस तरीके से आपको यूज़ करने हैं। कोई डाउट बताइए मेरे शेरों, कोई डाउट? सर यहाँ पे शेरनियाँ भी हैं, नहीं भाई आप तो उनसे भी बढ़ के हैं, ठीक है, नहीं आप इंसान रहे वही अच्छा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आपको जौन सा जानवर शूट करता है आप वो अपने लिए सोच सकते हैं, हम तो भाई इंसान ही ठीक है, ठीक है। चलिए ये तो हमारा हो गया कंसेप्ट क्लियर। अब कुछ जो यहाँ पे मैं यहाँ पे ना नाम लिख लेता हूँ, ठीक है। अब ये कंक्लूजन की तरफ हम चल रहे हैं, ठीक है। बाकी का जो आपका ये टॉपिक है ना, किस तरीके से आपकी हाइट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के साथ ये कैसे आप अटैच करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। डटन के बाद आ गए आपके एरे, फिर आ गए हैं प्रैट, ठीक है। प्रैट के बाद आपके आते हैं हेफोर्ड, ठीक है। हेफोर्ड और बॉवी क्या है, दोनों साथ में हैं, स्पेलिंग में इधर उधर हो जाए बॉवी की तो आप देख लेना। फिर आप क्या आते हैं जॉली, फिर जॉली के बाद आते हैं आर्थर होम्स, ठीक है। जॉली के बाद आते हैं आपके आर्थर होम्स। ये हमने कवर कर लिया है कि 1859 में इन्होंने क्या दिया था, आइसोस्टेसी का कंसेप्ट दिया है, हाँ दिख रहा है पूरा, आइसोस्टेसी का कंसेप्ट दिया गया है डटन के थ्रू 1859 के अंदर। फिर यहाँ पे यूनिफॉर्म डेंसिटी वेरिंग हाइट फिर प्रैट के द्वारा दिया गया है, और यहाँ पे रूट फॉर्मेशन 71 किलोमीटर की बताई गई है, किसके थ्रू, एरे के द्वारा 71 किलोमीटर की क्या बताई है, रूट फॉर्मेशन। और यहाँ पे जो आपके हेफोर्ड भाई साहब हैं ये किसका सपोर्ट कर रहे हैं, ये सपोर्ट कर रहे हैं प्रैट का, ठीक है। अरे भाई ये लाल कलर भी आज दम तोड़ गया, कोई बात नहीं, नया मार्कर ले लेते हैं, अगले लेक्चर में नया ले लेंगे। यहाँ पे हेफोर्ड और बॉवी ने किसके कंसेप्ट को यूज़ किया, प्रैट के कंसेप्ट को, और इसके प्रैट के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए क्या बोला कि जो रूट है वो कितनी बनेगी, रूट फॉर्मेशन होगी 100 किलोमीटर की। ये भाई साहब भी ना जिनका बोलते सच में दिमाग ना घास चरने गया था भाई,
71 किलोमीटर पे तो क्रिटिसिज्म हो गया, 100 किलोमीटर पे आप बना रहे हो तब तुम्हारा क्रिटिसिज्म नहीं तो क्या आरती उतरेगी, यहाँ पे भी क्रिटिसिज्म। इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट किसने कर दिया, जॉली बोला कि भाई नहीं जी तुम क्या हो, गलत हो, मैं किसका सपोर्ट करूंगा, एरे का सपोर्ट करूंगा। बच्चे ने जो बोला सही बोला, लेकिन जो 71 किलोमीटर की गहराई बोल रहा है मैं उसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। 10 माइल यानी कि 16 किलोमीटर की क्या बनती है, रूट बनती है। रूट तो बनेगी, ये बात प्रैट ने भी बोली थी कि भाई रूट बनेगी, बट इनडायरेक्टली। कैसी, इनडायरेक्टली, क्योंकि जब बोवी ने इनकी थ्योरी को क्या था, डीप डाउन स्टडी किया तो पता चला कि प्रैट भी बात कर रहे हैं रूट फॉर्मेशन की। किस तरीके से, अरे भाई कुछ इस तरीके का इन्होंने बनाया था कि नहीं बनाया था। ये जो नीचे सबमर्ज हो रहा है ये पार्ट क्या है भाई, रूट ही तो है। इसी को तो क्या बोला गया था, एरे के थ्रू रूट बोला गया था। ठीक है, कई बार भाई रेट ऑफ स्पीच ना ऑटोमेटिक इतनी फास्ट हो जाती है, कई बच्चे बोलते हैं सर आपकी ना कभी कभी बातें समझ में नहीं आती। चले कोई बात नहीं, कहाँ तक पहुंच गए हम, जॉली तक पहुंच गए। तो जॉली ने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ 16 किलोमीटर की हाइट बताई। मतलब यहाँ पे पता क्या चल रहा है, पिंग पोंग का गेम चल रहा है। एक कह रहा है 100, एक कह रहा है 10। भाई कहीं तो कुछ तो स्टैंड रखो। एक यहाँ पे आर्थरहोम्स बोलते हैं, भाई एक ही नंबर मिसिंग है, वो कौन सा है, 40 किलोमीटर का करके बात खत्म करते, तुम अपने घर हम अपने घर। तो यहाँ पे आर्थरहोम्स कौन है, जिन्होंने कन्वेक्शनल करंट की थ्योरी दी थी। अब ये कन्वेक्शनल करंट क्या बला है, इस तरीके से आपकी ये एक प्लेट है, ठीक है, और फिर एक प्लेट आपकी ये यहाँ पे है, ठीक है, ये प्लेट हो गई, और एक प्लेट ये यहाँ पे है, और फिर एक ये यहाँ पे आपके क्या हो गए, माउंटेन्स हो गए। अगर माउंटेन आपका पूरा दिखाई नहीं दिया हो तो हाँ पूरा सही दिख रहा है। इसके बाद मुझे ना लाल कलर का मार्कर लेके आने दीजिए, ये बेचारा ना दम तोड़ गया है। अब देखिए यहाँ पे आर्थरहोम्स की क्या है, कन्वेक्शनल करंट की थ्योरी है। अब यहाँ पे मैं कन्वेक्शनल करंट थ्योरी साथ के साथ समझाता हूँ, ताकि जब हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग करेंगे ना साथ के साथ आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है, यहाँ पे आर्थरहोम्स ने क्या बोला कि भाई 40 किलोमीटर की क्या बनेगी, रूट बनेगी। और यहाँ पे फिर इन्होंने अपनी एक और थ्योरी दी थी, वो थी कन्वेक्शनल करंट की थ्योरी। इसमें क्या बोला कि भाई जैसे ही कोई चीज़ गर्म होती है वो क्या करती है, इस तरीके से अपवर्ड मूव करती है। क्या करती है, अपवर्ड मूव करती है। ये क्या है आपका, बिल्कुल खौलता हुआ मैग्मा। क्या है, खौलता हुआ मैग्मा। अब ये मैग्मा क्या कर रहा है, अलग डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। कुछ इस तरीके से ये क्या कर रहा है, अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है। देखिए साइकिल कैसी बन रही है, एक इस तरफ जा रहा है और दूसरा इस तरफ आ रहा है। यानी कि मैं इस आर्म की बात कर रहा हूं, ये क्या कर रहा है, ये यहां पे इस तरीके से ये गोल घूम रहा है। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये बीच में जो मैंने गैप बनाया है कुछ सोच समझ के बनाया है, यहां से क्या होगा, अब ये मैग्मा बाहर आना स्टार्ट होगा। यहां से क्या होगा आपका, ये मैग्मा बाहर आना स्टार्ट होगा। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगा, मिड ओशनिक रिज में नहीं बना रहा हूं। उसके बाद यहां से अगर ये आर्म नीचे आ रही है तो इस तरफ से क्या होगा, इस तरफ से भी एक आर्म आपकी इस तरीके से नीचे आएगी। यानी कि ये क्या बन रहे हैं, साइकिल्स बन रहे हैं। इन्हीं को क्या बोला गया है, कन्वेक्शनल साइकिल, मतलब कन्वेक्शनल करंट बोला गया है। ठीक है, अगर आपने एक चीज यहां पे गौर की हो, जहां पे एरो इनके डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या बन रही है आपको, प्लेट दूसरी तरफ जाती दिख रही है और क्या हो रहा है, मैग्मा बाहर आ रहा है। और जहां पे ये एरो क्या कर रही हैं, एक ही डायरेक्शन में आ रही हैं, तो क्या हो रहा है, यहां पे मेल्ट डाउन हो रहा है। यानी कि क्या हो रहा है, सबडक्शन। शब्द को ध्यान से याद रखिए, क्या हो रहा है यहाँ पे, सबडक्शन। जहां पे भी अभी आने वाले 8 से 9 लेक्चर ऐसे होंगे प्लेट टेक्टोनिक तक के, और यहाँ पे जब मैं यहाँ पे फोल्ड माउंटेन, फॉल्ट माउंटेन ये पढ़ाऊंगा आपको, जहां पे भी मैंने सबडक्शन बोला, यानी कि ये टेक्निकल वर्ड है। सबडक्शन मीन्स प्लेट नीचे जाएगी, प्लस में क्या होगा, मेल्ट डाउन होगा। और जहां पे भी सबडक्शन होती है वहां पे क्या मिलेगा आपको, वॉल्केनोज दिखेंगे आपको कुछ इस तरीके से। ठीक है, क्या दिखेंगे आपको, वॉल्केनो दिखेंगे। यही सिंपल सी जो थ्योरी है, क्या है, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, जो कि दी गई थी आर्थरहोम्स के थ्रू। लेकिन ये हमारे क्या नहीं है, सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर ये समझ में नहीं आई, सी फ्लोर स्प्रेडिंग नहीं आएगी, क्योंकि सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या है, ये क्या है आपका समुद्र का एरिया है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे समुद्र का एरिया बना भी देता हूँ। ये सारा कुछ हो रहा है आपका पानी के नीचे। अब ये जो समुद्र बढ़ कहाँ से रहा है, उसको ताकत मिल रही है, जो कन्वेक्शनल करंट क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है। यहाँ से क्या बन रही है, नई क्या बन रही है, सी बन रही है। मतलब सी जो समुद्र का बेस है ना वो बन रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग बोलते हैं। और सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बाद आती है आपकी ग्रैंड थ्योरी, जो कि है प्लेट टेक्टोनिक। बताइए यहाँ तक आपको समझ में आया।
यहाँ आपका जो लेक्चर होता है ख़त्म। अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं अभी से आपके 10 मिनट और लगेंगे, ठीक है, अब इस 10 मिनट में क्या होगा, जो अभी तक हमने चीज़ें पढ़ी है ना डायग्राम के थ्रू हम पढ़ लें, ठीक है, ताकि हमारी जो कंसेप्ट क्लियरिटी है और बेहतर हो जाए, ठीक है। ये क्या था, एक समरी पार्ट था कि किसने क्या क्या बताया, और यहाँ पे जॉली का आप टाइम लिख लीजिए। जॉली ने ये बताया था 1925 के अंदर, ठीक है, 1925 में, और ये है 1859, और इनसे पहले एक और है 1735 में, ठीक है, पेरियार है वो एक बार आप देख लीजिएगा। अब देखिए जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी है ना, मैंने आपके लिए यहाँ पे पीपीटी लगा रखी थी, उसका तो यूज़ करने का क्या बोलते हैं टाइम ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला। अब यहाँ पे मैं पीपीटी को क्या करता हूँ दोबारा से आपके सामने लाता हूँ। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, थोड़ा सा मैं इधर हो जाता हूँ ताकि मैं पूरा दिखाई दूँ आपको। ये क्या है, वुड फ्लोट कर रही है। बाकी जितना भी अभी ये डायग्राम दिख रहे हैं ना, यहाँ पे मैंने क्या किया था, मार्कर से बनाया था, माइट भी नहीं दिखाई दिया हो आपको। मैंने वर्ड यूज किया था प्लम बॉब। यहाँ पे देखिए जो ये पूरा राइट अप दिया हुआ है ना, द डिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लम बॉब नियर माउंटेन चेन इज लेस देन एक्सपेक्टेड, ठीक है, इज लेस देन एक्सपेक्टेड। ये जो साइड में मैंने दो डायग्राम बना के दिए हुए हैं ना, ये क्या डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। अरे कहाँ गया मेरा हाथ, ये रहा। ये क्या कर रहा है, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। किस तरीके से, ये स्ट्रेट लाइन है और ये इसका क्या है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। ये है स्ट्रेट लाइन और ये है डिफ्लेक्शन, लेकिन एक्सपेक्टेड कितनी थी, इतना डिफ्लेक्ट होने की एक्सपेक्टेड थी, ठीक है। ये जो सबसे ऊपर वाला डायग्राम है ना, उसमें कुछ यही आपको बना के मैंने शो किया है। और प्लम बॉब क्या होता है, कैसा है, कैसा दिखता है, नीचे ये डायग्राम देख लीजिएगा। मैं एक बार पूरी स्क्रीन पर कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएँ आप प्लम बॉब, ठीक है। आगे चले, ओके, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद ये आता है कंसेप्ट ऑफ आपका आइसोस्टेसी, जो अभी हमने देखे ना, रूट फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, ये मैं आपकी सिर्फ रीडिंग के लिए ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ आपको, ताकि लास्ट में जब आपका कभी कंसेप्ट को रिवाइज करने का मन करे ना, लास्ट के जो ये भी स्लाइड्स है आप इनको पढ़ लें ताकि आपका काम डन हो जाए। नेक्स्ट पढ़ लीजिए, द आइसोस्टेसी यूज्ड टू डिनोट आइडियल स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ डेंसिटी ऑफ टू क्रस्टल मटेरियल लिथोस्फीयर। लिथ मतलब क्रस्ट, ठीक है, यानी कि जहाँ से आपके नेक्स्ट जो स्टेज आएगी ओरोजिनेसिस की। ओरो मतलब माउंटेन बिल्डिंग की प्रोसेस होती है, हम किसके ऊपर, लिथोस्फीयर के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए, लेवल ऑफ कंपनसेशन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, जो मैंने अभी समझाया था यहाँ पे, ठीक है। अब ये हाइपोथेसिस बिल्कुल शॉर्ट में यहाँ पे बता दिया है कि एक में क्या बन रही है, आपको रूट बनती हुई दिख रही है, वो है एरे की। फिर उसके यहाँ पे देखिए, ये है आपकी प्रैट की हाइपोथेसिस। फिर दोबारा हाइपोथेसिस नहीं है भाई, थ्योरीज है ये। मैं थोड़ा सा इधर हो जाता हूँ, पूरा इसको एक बार आप देख लीजिए, इसके एप्लीकेशन क्या है समझ में आ गया आपको, ठीक है। एग्जांपल क्या है, एडवांस ऑफ ग्लेशियर आइस शीट, ये मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको बता दिया। सर स्कैंडिनेविया जो पोस्ट ग्लेशिएशन रीबाउंड है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। आगे देखिए, आपकी सेल्फ स्टडी के लिए ये, इसमें कुछ भी ऐसा एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। डायग्राम ये एक बार मैं पूरा स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये डायग्राम बेसिकली क्या है, जो ऊपर ग्लेशियर है ना, ग्लेशियर किस तरीके से क्या करता है, डेंट क्रिएट करता है। एक आपको पर्पल कलर का क्या दिख रहा है, एक एरो नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है ना, सबसे ऊपर जो आपको क्रस्ट दिख रहा है उसके यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ए, उसके नीचे लिखा हुआ है बी। तो बी वाली में क्या है कि आपकी जो, कहाँ गया भाई मेरा हाथ, ये कुछ यहाँ से इस तरीके के क्या आपको यू शेप की डिप्रेशन दिखाई दे रही है, हाँ, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके का जो नेक्स्ट है, जैसे ग्लेशियर हट गया, अब ये लैंड क्या है, जो पहले इस तरीके के यू शेप की थी वो इस तरीके से ऊपर आ गई है, ठीक है। चलिए आगे, अब ये क्या शो कर रहा है, एक्चुअली कहाँ से कैसे फोर्स नीचे लगती है और किस तरीके से वो फोर्स दोबारा से एग्जैक्ट आउट होता है ऊपर। जब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है ना, क्या नाम है उसका, जियोसिंक्लाइन थ्योरी, जियोसिंक्लाइन थ्योरी में आपको पढ़ाऊंगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि जो ये फोल्ड माउंटेन है वो बनते कैसे हैं, ठीक है। आप एक बार ये थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं इसको ना पूरी स्क्रीन पे लगा देता हूँ आपकी सेल्फ स्टडी के लिए। मैं ही गायब हो गया, कोई बात नहीं, हाँ अब सही पिक हो गया, ये देख लीजिए आप। ये आपको किस तरीके से माउंटेन क्या करता है, नीचे सबमर्ज होता है और किस तरीके से अपलिफ्ट होता है। जैसे ही ऊपर क्या होगा, मास कम होगा, यानी कि डेंसिटी कम होगी। जैसे ही डेंसिटी कम हुई, ये अपलिफ्ट होगा, ये अपलिफ्ट होगा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, माउंटेन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट
अब ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या किया, टू द पॉइंट इसको यूज़ कर लिया आइसोस्टेसी को, क्योंकि जब ये बताना चाह रहा था ना, मतलब ये बताना चाहा गया था कि ये कॉन्टिनेंट मूव क्यों करते हैं, उसमें यही आपकी क्या की गई थी, थ्योरी का यूज़ किया गया, सियाल इज फ्लोटिंग ऑन सीमा। और ये आपको क्या है, पेंजिया, लॉरेंशिया, गोंडवाना और ये वैगनर के क्या थे, कॉन्स्टिट्यूंट जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रिफ्ट बोल रहा था, क्या बात है, पॉलिटी की आज थोड़ी सी पढ़ाई की है ना, तो दिमाग में वो वर्ड्स छपे हुए अभी भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो आइसोस्टेसी का कंसेप्ट है क्लियर होता है, कंप्लीट होता है। अब आप क्या कीजिए, जिनको नोट्स चाहिए वो अपना क्या कीजिए, मार्किंग कीजिए। बुक है आपकी जियोमॉर्फोलॉजी की, पेज नंबर आप निकाल लीजिए 131 का। क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपका ऑप्शनल ही 6 घंटे ले लेगा दिन का। भाई हमारे पास पैसा और एनर्जी दोनों क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उसको प्रॉपर डायरेक्शन में आपको यूटिलाइज करना है। पेज नंबर आपका आता है 134, लेक्चर नंबर मतलब इसमें चैप्टर नंबर 7 आपका, इसमें आप क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। पेज नंबर 134, 133, सॉरी, पेज नंबर 132 है, 132 पूरा पढ़ना है, 133 पूरा पढ़ना है आपको। और जहाँ तक आपका प्रैट का कंसेप्ट जाता है ना, ये पूरा पढ़ना है। इसमें जो 7.5 यानी कि पेज नंबर 136 के ऊपर लिखा हुआ है, कंसेप्ट ऑफ हेफोर्ड एंड बॉबी, मत पढ़िएगा, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ हेफोर्ड सिंपल सा ये है, हर किसी ने क्या बोला कि लेवल ऑफ कंपनसेशन, एक ने बोला लाइन ऑफ कंपनसेशन, ये बोलेंगे प्लेन ऑफ कंपनसेशन, ठीक है। कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट, जहाँ पे नया शब्द लगा ऐड कर दिया, छोड़ दीजिए, नहीं पढ़ना, नहीं तो वक्त जाया जाएगा। जॉली को नहीं पढ़ना, जो काम का था वो मैं यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, सिर्फ आप इतना ही लिखेंगे ना, मोर देन इनफ है, ठीक है। उसके बाद 7.7 नहीं करना, 7.8 नहीं करना, ठीक है। ग्लोबल आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट, वक्त बचता है तो कर लीजिएगा। और इसके अंदर पेज नंबर 139 के ऊपर जो सबसे लास्ट वाला पैरा है ना, वो थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम ग्लोबल आइसोस्टैटिक की 7.9 पेज नंबर 138 पे लिखा हुआ है, इट मे बी पॉइंट आउट दैट देर इज अ नो कंप्लीट आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट ओवर द ग्लोब बिकॉज द अर्थ इज नो अनरेस्टिंग एंड दस जियोलॉजिकल फोर्स, यानी कि यहाँ पे एंडोजेनेटिक फोर्स की बात कर रही है। इसका मतलब ये है कि आप कैसे बोल सकते हो कि जो अर्थ है वो आइसोस्टैटिक बैलेंस में है, क्योंकि आपके क्या है, जो एंडोजेनेटिक फोर्स है कंसिस्टेंटली लगते जा रहे हैं, तो कभी प्लेट आपकी आगे जा रही है, ठीक है, कभी ग्लेशियर बनते हैं, कभी हटते हैं, तो आइसोस्टैटिक बैलेंस कभी है ही नहीं, ठीक है। एक बार आप पढ़ लीजिएगा इसको, कुछ ऐसा है नहीं कि एग्जाम में आपको लिखने में आपकी मदद करे, हेल्प करे, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। जो मेन आपके पेजेस है ना, जो आपको पढ़ने हैं, वो है आपका पेज नंबर 132, 33, 134, 135, ठीक है। बस यहीं तक आप कर लीजिए, बाकी के जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने आपके यहाँ पे अभी बता दिए 5 मिनट में, बस इसमें 5 मिनट का ही वक्त लगता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेक्चर हो चुका है आपका यहाँ पे फिनिश, खत्म। तो बताइए क्या करना है, रीड, रिपीट और रिवाइज, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट आपका पड़ जाता है, क्योंकि जियो से इंक्लाइन में जब आपका स्टार्ट करूँगा ना, ऐसा ना हो कि सिर के ऊपर से जा रहा हो, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और जैसे ही सुबह उठे मॉर्निंग वॉक करते हुए क्या करना है, रिकॉल करना है। रखिए अपना ध्यान, कोरोना से बचाइए अपने आप को। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड मेरी तरफ से सबको नमस्कार।